बहुत सारे बच्चे पाश्चात्य काव्य शास्त्र को लेकर बहुत ही परेशान रहते हैं, क्योंकि पाश्चात्य काव्य शास्त्र भारतीय काव्य शास्त्र है। ये थोड़ा-सा एक ऐसा टॉपिक है हट कर के हिंदी साहित्य से, जिसको पढ़ाने वाले भी थोड़ा-सा हिचकिचाते हैं और पढ़ने वाले भी इसको नेग्लेक्ट करते रहते हैं जब तक उनका पेपर पास ना आ जाए, है ना? तो इसकी डिमांड थी, तो पहले मैंने सोचा कि आपको वन लाइनर कराने से पहले वन लाइनर टाइप में ही मैं यहाँ पर आपको क कराऊँगी, है ना? वन लाइनर तो करेंगे ही, लेकिन साथ में इससे पहले और भी बेस्ट वन लाइनर, बिल्कुल ही वन लाइनर अलग-अलग सब पूरे सब्जेक्ट पर आधारित, और उसके साथ में एमसीक्यू आपको कराने से पहले मैं थोड़ा-सा यहाँ पर आपको इसके बारे में थोड़ी-सी डिटेल करा देती हूँ, क्योंकि जब तक आपको किसी चीज़ का कंटेंट नहीं आएगा, तब तक कोई फ़ायदा नहीं है। आप उसके कितने भी पीवाईक्यू कर लो, आप पेपर को नहीं निकाल सकते हो, है ना? तो भई मैंने तो ये चीज़ें आपके लिए सोचती रहती हूँ, है ना? और आप कितना सोचते हो, ये आपका लाइक कमेंट मुझे बता देंगे। तो चलते हैं, यहाँ पर मैं थोड़ा-सा आपको डिटेल में थोड़ी-सी इसका परिचय के बारे में बात करते हैं। पाश्चात्य काव्य चिंतन की परंपरा का विकास 5वीं सदी ईसवी पूर्व से माना जाता है। ठीक है? पाश्चात्य काव्य चिंतन की परंपरा का जो विकास है, ये 5वीं सदी ईसवी पूर्व, पूर्व की यहाँ पर बात हो रही है, तो इस समय को थोड़ा-सा याद रखना। आगे देखते हैं, पाश्चात्य काव्य चिंतन की परंपरा में 5वीं सदी ईसवी के पूर्व कौन-कौन से जो रचनाकार हैं वो मिलते हैं। तो हेसियड, सोलन, पिंडार, नाटककार एरिस्टोफेनिस आदि की रचनाओं में सैद्धांतिक सिद्धांतों का, साहित्यिक सिद्धांतों का उल्लेख मिलता है। ठीक है? यहाँ पर थोड़ा-सा इनका नाम आता है 5वीं सदी से पहले। आगे देखते हैं प्लेटो। प्लेटो के बारे में देखते हैं और इसका समय वगैरह सब कुछ देखते हैं। तो इनकी जो पुस्तकें हैं, देखो क्वेश्चन तो यहीं से बनते हैं, बाद में हम पीवाईक्यू करेंगे या फिर हम एमसीक्यू वन लाइनर करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा, है ना? आसानी से समझ में आ जाएगा, तो इसलिए क्लास पूरी दे ज़रूर देख लेना, ठीक है? पाश्चात्य काव्य शास्त्र की कई बच्चों की डिमांड आई थी, इसलिए मुझे लगा पहले इसी को करवा देती हूँ, है ना? उसके बाद हम फिर द्विवेदी युग करेंगे और काव्य शास्त्र की एक आध क्लास आपको और मिलेगी। ठीक है, तो प्लेटो के बारे में सबसे पहले नाम आता है। एक व्यवस्थित शास्त्र के रूप में पाश्चात्य साहित्य लोचन की पहली झलक प्लेटो, प्लेटो यानी कि इनका जो समय है वो 427 से 347 ईसा पूर्व के समय का है, कि इयोन नामक संवाद में मिलती है। इयोन नामक आपकी एक छोटी-सी पुस्तक है जिसको पूछा भी जाता है। ठीक है, आगे देखते हैं प्लेटो किस प्रकार के वैज्ञानिक थे या किस प्रकार के जो है रचनाकार इंसान थे, प्रत्ययवादी या आत्मवादी दार्शनिक थे, ठीक है? प्लेटो जो थे ये प्रत्ययवादी या आत्मवादी दार्शनिक थे। इसके दर्शन के मुख्य विषय निम्नलिखित हैं। तो इनका जो दर्शन है उसके मुख्य विषय कौन-कौन से हैं? प्रत्यय सिद्धांत, आदर्श राज्य, आत्मा की अमरत्व सिद्धि, सृष्टि शास्त्र और ज्ञान मीमांसा। ठीक है? ये आपके दर्शन, जो ये दर्शन है ना प्रत्ययवादी या आत्मवादी, इसके दर्शन के ये मुख्य विषय होते हैं। जैसे कि आपने बौद्ध दर्शन के पढ़े होंगे, जैन दर्शन के पढ़े होंगे, ठीक है? उनके मैंने अलग-अलग पढ़ते हैं ना, उनके कुछ सिद्धांत होते हैं, तो वैसे ही इसके ही सिद्धांत हैं। प्लेटो के प्रत्यय सिद्धांत के अनुसार प्रत्यय या विचार, विचार यानी कि आइडिया ही चरम सत्य है, ठीक है? प्रत्यय विचार ही क्या है? चरम सत्य है। वह शाश्वत और अखंड है तथा ईश्वर उसका सृष्टा यानी कि क्रिएटर है, ठीक है? ईश्वर क्या है? विचारों का क्रिएटर है। यह वस्तु जगत प्रत्यय का अनुकरण है तथा जगत कला जगत वस्तु जगत का अनुकरण है। जो कला है ना, ये किसका है? जगत वस्तु जगत का अनुकरण है। आगे है, ध्यान से सुनना इसको, थोड़ा-सा कन्फ्यूज़न हो गया है। ये वस्तु जगत, जो ये वस्तु जगत है ना, ये प्रत्यय का उदाहरण है, ठीक है? प्रत्यय यानी कि विचारों का अनुकरण है, और जो कला जगत है, ये वस्तु जगत का अनुकरण होता है, कला जगत, ठीक है? जो हम कला करते हैं, वो किसका है? वस्तु जगत का हम अनुकरण करते हैं। जब हम किसी चीज़ को देखते हैं, तो हम उसी को सोच करके तो कुछ कलात्मक चीज़ें करते हैं, है ना? ऐसे थोड़ी कर सकते हैं कुछ भी। हमने पेड़ों को देखा, मिट्टी को देखा, हमने पशुओं को देखा, पक्षियों को देखा, और उनको लेकर के हमने कुछ क्रिएटिविटी कर दी, ठीक है? ये कह रहा है ये। इस प्रकार कला जगत अनुकरण होने से सत्य से 3 गुना दूर होता है, क्योंकि अनुकरण असत्य होता है। जो अनुकरण है वो क्या है? असत्य होता है। अनुकरण ऐसा नहीं है कि हम केवल मतलब हमेशा अच्छी चीज़ों का ही करते हैं। हम जो भी चीज़ें देखते हैं अपने आस-पास, जो भी चीज़ें हम सोचते हैं, जो भी सुनते हैं, उन सब चीज़ों का अनुकरण करते हैं, तो ये सत्य से 3 गुना दूर बताया गया है। आगे कहते हैं कि प्लेटो ने ये क्लास आपको कैसी लगे ना, ये मुझे कमेंट में ज़रूर बताना, ठीक है? तभी आपको अगली क्लास मिल पाएगी। प्लेटो ने यूनानी शब्द मिमेसिस, मिमेसिस अर्थात अनुकरण का प्रयोग अपकर्षी, ठीक है? अनुकरण का जो प्रयोग है वो अपकर्षी अर्थ में किया है। उनके अनुसार
अनुकरण में मिथ्या तत्व रहता है। मिथ्या तत्व यानी कि झूठा होता है अनुकरण, जो कि हे है। हे यानी कि नफ़रत की दृष्टि से देखा जाने योग्य है। आगे है कला की अनुकरण मूलकता की उद्भावना का श्रेय प्लेटो को दिया जाता है। कला की जो अनुकरण है, कला की अनुकरण मूलकता की जो उद्भावना है, उसका श्रेय किसको जाता है? तो ये प्लेटो को जाता है। वास्तव में प्लेटो ने अनुकरण में मिथ्या तत्व का आरोप लगाकर कलागत सृजनशीलता की अवहेलना की है। यहाँ पर ये बताया गया है। सृजनशीलता यानी कि कलागत सृजनशीलता जो क्रिएटिविटी लोग करते हैं, चाहे वो काव्य रचना को लेकर हो, चाहे वो किसी भी चीज़ को लेकर के हो, ठीक है? उसकी क्या की है यहाँ पर अवहेलना की है, अनुकरण में मिथ्या तत्व का आरोप लगा कर के। प्लेटो आदर्श राज्य से कवि या साहित्यकार के निष्कासन की वकालत करता है, क्योंकि कवि सत्य के अनुकरण का अनुकरण करता है, जो सत्य से त्रिधा अपेत यानी कि थ्री रिमूव्ड है, ठीक है? त्रिधा अपेत है सत्य से 3 कदम दूर है। ऊपर अभी बताया था ना, ठीक है? पर क्या देगा 3 गुना दूर है ना? कदम नहीं है 3 गुना दूर है, 3 रिमूव्ड है, ठीक है? 3 गुना दूर है। प्लेटो की कुछ महत्वपूर्ण रचनाएँ यहाँ पर देख लेते हैं जो कि बार-बार पूछी जाती हैं। ऐसा हो ही नहीं सकता पाश्चात्य से प्रश्न बने और इनकी रचनाओं से प्रश्न ना बने, ठीक है? जैसे हमारे साहित्य से बनता है। थियोन क्रातिलुस, गोर्गियास, फेब्रुस, फिलेबुस, विचार गोष्ठी, गणतंत्र और लॉज़। ठीक है? ये कुछ पुस्तकें हैं जो आपकी मिलती हैं प्लेटो की से, इनको याद रखना। आगे प्लेटो ने अपने इयोन नामक संवाद में काव्य सृजन प्रक्रिया या काव्य हेतु की चर्चा की है। ठीक है? जो प्लेटो हैं उन्होंने अपने इयोन नामक जो संवाद है उसमें काव्य सृजन प्रक्रिया, काव्य हेतु की रचना की है। इसने ईश्वरीय उन्माद को काव्य हेतु स्वीकार किया है। आगे प्लेटो के अनुसार कवि काव्य सृजन दैवी शक्तियों से प्रेरित होकर करता है कि प्लेटो के अनुसार जो काव्य है वो काव्य सृजन जो काव्य की रचना करता है तो वो दैवी शक्तियों से प्रेरित होकर के करता है ऐसा प्लेटो के अनुसार माना गया है। काव्य देवी को प्लेटो ने म्यूजेज संज्ञा से अभिहित किया है। जो काव्य देवी है ना कोई जो दैवीय शक्ति है काव्य रचना के पीछे उसको म्यूजेज की संज्ञा दी है। प्लेटो ने काव्य के 3 प्रमुख भेद स्वीकार किए हैं। अगर मैं आपको प्रश्न करवाती ना तो इतना सारा आपको डीप कंटेंट नहीं मिल पाता, ठीक है? इसलिए यहाँ पर थोड़ा-सा मैंने आपके भलाई के लिए सोचा है भई। प्लेटो ने काव्य के 3 प्रमुख भेद स्वीकार किए हैं, अनुकरणात्मक, प्रहसन और दुखांतक नाटक है ये, ठीक है? दुखांतक बताए हैं, वर्णनात्मक अ, डिथेरेम्ब, प्रगीत, मिस्र महाकाव्य। ये प्लेटो ने काव्य के 3 प्रमुख भेद यहाँ पर बताए, इनको पढ़ लेना। प्लेटो ने प्रगीत के 3 अंग माने शब्द, माधुर्य और लय, ठीक है? ये प्रगीत के 3 अंग हैं। प्लेटो ने कला को अग्राह्य माना है ना? कला को ग्रहण नहीं किया जा सकता, उसको अग्राह्य माना है, जिसके 2 आधार हैं, दर्शन और प्रयोजन। कला के मूल्य के संदर्भ में प्लेटो का दृष्टिकोण उपयोगितावादी और नैतिकतावादी था। ये कला के मूल्य के संदर्भ में प्लेटो का जो दृष्टिकोण था वो कैसा था? उपयोगितावादी था और नैतिकतावादी था। प्लेटो का कला विषयक दृष्टिकोण विधेयात्मक या मानकीय है, नॉर्मेटिव है। अर्थात प्लेटो ये बताना चाहते हैं कि कला कैसी होनी चाहिए। प्लेटो स्वयं एक कवि था, इसकी कविताएँ ऑक्सफोर्ड बुक ऑफ ग्रीक वर्स में संकलित है, ठीक है? प्लेटो स्वयं एक कवि थे वैसे और इनकी जो कविताएँ हैं वो कहाँ पर संकलित हैं इसको याद रखना। आगे प्लेटो ने रिपब्लिक जो इनकी पुस्तक है अभी हमने ऊपर देखा था, अपनी पुस्तक रिपब्लिक में लिखा भी है कि दास्तां मृत्यु से भी भयावह है। ये जो दास्तां है किसी की गुलामी इंसान करे या पशु-पक्षी कोई भी हो, है ना? दास्तां मृत्यु से भी भयावह चीज़ बताई है। आगे पढ़ते हैं हम अरस्तू के बारे में। तो अरस्तू का जो मूल यूनानी नाम है वो क्या था? एरिस्टोटिलेस, ठीक है? एरिस्टोटिलेस के नाम से इनको जाना जाता है। उनका जन्म और मृत्यु की बात करें तो 384 से 322 ईसा पूर्व आपका समय है। अरस्तू ने पूर्ण ज्ञान की परिभाषा दी थी, ज्ञान की सभी शाखाओं में अबाध गति। ये अरस्तू ने पूर्ण ज्ञान की जो परिभाषा दी है वो क्या कहा है कि ज्ञान की सभी शाखाओं में अबाध गति बताया है। अरस्तू के ग्रंथों की संख्या 400 बताई है, ये ध्यान रखना। अरस्तू के ग्रंथों की संख्या कितनी बताई जाती है? 400, जिनमें सर्वप्रथम सर्वप्रमुख 3 ग्रंथ हैं जो आपको पढ़ने हैं। पेरिपोइटिकस, ठीक है? पेरिपोइएटिकस ये काव्य शास्त्र के नाम से है। काव्य के मौलिक सिद्धांतों का विवेचन इसमें किया गया है। ठीक है? ये काव्य शास्त्र से संबंधित है, जिसमें काव्य के मौलिक सिद्धांतों का विवेचन है। टेकनेस, ऋतोरिकेस, ठीक है? और ये भाषा शास्त्र से संबंधित है, जिसमें भाषण, भाषा एवं भावों का वर्णन किया गया है। और तीसरी है वसीयतनामा, जो कि दास प्रथा से मुक्ति का प्रथम घोषणा पत्र है। आजकल ये जो दास प्रथा ये अब तो खैर नहीं रही है, लेकिन पुराने समय पे ये इटली, जर्मनी यहाँ के भी यूनान वगैरह जहाँ भी बहुत ज़्यादा दास प्रथा का जो
ये प्रथा थी ना बहुत अपने चरम सीमा पर थी, बहुत चलती थी, है ना? और ये सब चीज़ें आपने कुछ पिक्चर्स के माध्यम से देखा होगा या आपने इतिहास के माध्यम से हमने पढ़ा है ना? तो ये वसीयतनामा इनकी 3 पुस्तक आपकी याद रखना अच्छे से। अरस्तुकृत वसीयतनामा को इतिहास में दास प्रथा से मुक्ति का प्रथम घोषणा पत्र माना जाता है, क्योंकि वसीयतनामा के द्वारा उन्होंने अपने सभी दासों को दासता से मुक्त कर दिया था। ठीक है? वसीयतनामा के द्वारा उन्होंने अपने सभी दासों को दासता से मुक्त कर दिया था अपनी कल्पना के द्वारा, ठीक है? अरस्तू ने पेरिपोइथिकेस की रचना अनुमानतः 330 ईसा पूर्व के आसपास की थी, इसका समय याद रख लेना। अरस्तू ने किसी वस्तु को ठीक से समझने के लिए घड़ा निर्माण जो कुम्हार है, कोई घड़ा बनाता है, उसकी प्रक्रिया के उदाहरण द्वारा 4 बातों पर ध्यान देना आवश्यक बताया है। ये घड़ा का जो निर्माण किया जाता है ना, मटका वगैरह आपने देखा होगा बनाए जाते हैं, ठीक है? उससे उदाहरण देकर के यहाँ पर समझाया है। आगे अरस्तु प्रथम काव्य शास्त्री थे जिन्होंने उपयोगी कला यानी कि आर्ट और ललित कला फाइन आर्ट का भेद स्पष्ट किया और ललित कला की स्वायत्तता घोषित की है। आगे अरस्तु जी लिखते हैं कि कार्य व्यापार में निरत मनुष्य अनुकरण का विषय है। ये कार्य व्यापार में निरत जो मनुष्य है ये क्या है अनुकरण का विषय है। आगे कहते हैं बूचर के अनुसार यहाँ पर बूचर का क्या है बूचर का नाम आता है। बूचर के अनुसार अरस्तु के अनुकरण का अर्थ है सादृश्य विधान अथवा मूल का पुनर्उत्पादन सांकेतिक उल्लेखन उल्लेखन नहीं है। ठीक है, यहाँ पर आगे देखते हैं लॉन्जाइनस के बारे में। लॉन्जाइनस इनका मूल नाम था लॉगिनुस। ठीक है, अगर इंग्लिश में इस तरह से हमें पढ़ते हैं तो इसे लॉगिनस के नाम से आता है। इनका समय ईसा की प्रथम या तृतीय शताब्दी माना जाता है। ठीक है, ये अब ईसा पूर्व में नहीं है, ध्यान देना यहाँ पर। ये ईसा की प्रथम या तृतीय शताब्दी में आते हैं। लॉन्जाइनस के ग्रंथ का जो नाम है वो है पेरीहुप्सुस। ठीक है, पेरीहुप्सुस आपके ग्रंथ का नाम है पेरीपोइथिकेस और पेरीहुप्सुस इस तरह के इनके नाम है ग्रंथों के, याद रखना। इस ग्रंथ का प्रथम बार प्रकाशन सन 1554 ईस्वी में इतावली विद्वान रोवेर तेलो ने करवाया था। नाम जरा भैया बड़े भयंकर हैं, जरा याद रखिएगा, ठीक है? इस ग्रंथ का अब हमारे जैसे तो नाम यहाँ मिलेंगे नहीं, है ना? इस ग्रंथ का प्रथम बार प्रकाशन कब हुआ था? तो 1554 ईस्वी में हुआ था, ये ध्यान रखना। पेरियोप्सिस मूलतः भाषण शास्त्र रेटोरिक का ग्रंथ है। ये भाषण शास्त्र से संबंधित ग्रंथ है पेरियोप्सिस, ये याद रखिएगा। आगे देखते हैं पेरियोप्सिस का सर्वप्रथम अंग्रेजी रूपांतर जॉन हॉल ने, ठीक है? ये नाम आता है यहाँ पर जॉन हॉल ने सन 1652 ईस्वी में ऑफ द हाइट ऑफ एलोक्वेंस, ठीक है? ऑफ द हाइट ऑफ एलोक्वेंस शीर्षक से प्रकाशित करवाया था, ये ध्यान देना। आगे सेंट्सबरी ने ऑफ द हाइट ऑफ एलोक्वेंस वाग्मिता का प्रकर्ष के लिए सबलाइम उदात्त शब्द का प्रयोग किया था। ठीक है, यहाँ पर एक-एक पॉइंट आपकी परीक्षा की दृष्टि से इम्पोर्टेंट है, यहीं से प्रश्न बनते हैं, है ना? तो पेरियोप्सिस का जो सबसे पहले अंग्रेजी रूपांतरण हुआ था, वो किसने करवाया था? इसके बाद सेंटसबरी ने इसके लिए सबलाइम शब्द का प्रयोग किया था, ये भी ध्यान रखना। लॉन्जाइनस ने पेरियोप्सिस की रचना पत्र के रूप में पोस्तुम्यूस तेरेंतियानुस नामक व्यक्ति को संबोधित करके की थी। लियोनजाइनस ने जो अपना ग्रंथ है वो किसको संबोधित करके लिखा था? जैसे कि बहुत सारे ग्रंथ हम भी पढ़ते हैं उनको समर्पित करके लिखा गया था, वैसे ही यहाँ पर पोस्तुमियुस नामक एक विद्वान थे, कोई व्यक्ति था, उसको संबोधित करके लिखा गया था। उदात्त का निरूपण सर्वप्रथम केकिलियुस नामक व्यक्ति ने किया था, ठीक है? उदात्त का जो निरूपण है वो सबसे पहले किसने किया था? तो केकिलियुस नामक व्यक्ति ने। आगे आता है लॉन्जाइनस से पूर्व होरेस ने आर्स पोइटिका यानी कि काव्य कला नामक ग्रंथ को पत्र के रूप में लिखा था। लॉन्जाइनस से पहले नाम आता है किसका? होरेस का, और होरेस ने आर्स पोइटिका नामक एक ग्रंथ को पत्र के रूप में लिखा था, ये ध्यान देना। पेरियोप्सिस में सर्वत्र उत्तम पुरुष का प्रयोग किया गया है। लॉन्जाइनस ने कहा है कि उदात्त महान आत्मा की प्रतिध्वनि है। सबलिमिटी इज द इको ऑफ ए ग्रेट सोइल। ये इसका हिंदी इंग्लिश दोनों में लिखा हुआ है, ध्यान देना। आगे देखते हैं लॉन्जाइनस ने उदात्त को परिभाषित करते हुए लिखा है कि उदात्त अभिव्यंजन का अनिर्वचनीय प्रकर्ष और वैशिष्ट्य है। ठीक है, उदात्त की परिभाषा देते हुए लॉन्जाइनस जो ये देते हैं परिभाषा, इसको याद रखना। आगे लॉन्जाइनस ने उदात्त की उत्पत्ति के लिए प्रतिभा को सर्वाधिक महत्व दिया है। क्या उदात्त की उत्पत्ति के लिए किसको? प्रतिभा को सबसे अधिक महत्व दिया है। लॉन्जाइनस के अनुसार उदात्त का कार्य अनुनयन अनुनयन नहीं बल्कि सम्मोहन है। सम्मोहन या लोकोत्तर आह्लाद है। ठीक है, ये ध्यान देना। लॉन्जाइनस के अनुसार उदात्त का जो कार्य है वो अनुनयन नहीं है, परसुएशन नहीं है, बल्कि क्या है? सम्मोहन है। सम्मोहन शब्द वैसे तो मुझे नहीं पता, लेकिन 1-2 हमने
कुछ पिक्चर या सीआईडी वगैरह ऐसा कुछ देखा था ना, उसमें ये शब्द मतलब देखा है, सुना है कि जैसे किसी को कुछ जादू-टोना सा कर दिया जाता है और वो वही काम करता है जो उसे करवाया जाता है। तो वो होती है सम्मोहन का कुछ क्रिया। आगे लॉन्जाइनस उदात के 5 स्रोत मानते हैं। मुझे लगता है आज के ज़माने में ना ये सम्मोहन जैसा काम बहुत चल रहा है, आपने भी सुना होगा। जैसे कि किसी के गहने लूटने हों, किसी के घर में चोरी करनी हो या तो जो चोर है ना वो इस चीज़ को थोड़ा-सा मुझे लगता है अपनाते हैं। जैसे किसी के ऊपर पता नहीं रुमाल वगैरह में कुछ डाल के उसको सुंघा दिया और बस वही वो इंसान वही करता है जो वो उससे करवाना चाहता है, वो उसी के पीछे-पीछे चल देता है ना? तो ऐसी 1-2 घटनाएँ मैंने खुद मतलब देखी हैं, शायद यही सब चीज़ें है ना? लगता है आज के ज़माने में ये हमको भी सीखना पड़ेगा, है ना? डर लगता है कहीं जाते हैं तो मुझे तो डर लगता है कहीं मेरे ऊपर ये सब कोई मतलब कर ना दे। खैर, चलिए आगे देखते हैं लॉन्जाइनस उदात के 5 थोड़ा-सा ना हम पढ़ते समय थोड़ा बीच-बीच में मज़ाक कर लिया करो, है ना? लॉन्जाइनस उदात के 5 स्रोत मानते हैं, महान विचारों की उद्भावना की क्षमता, प्रबल एवं अंतः प्रेरित भाव, अलंकारों यानी कि विचारा अलंकार और शब्दालंकार का समुचित प्रयोग, भव्य पद योजना, इसमें शब्द चयन, बिंब विधान और शैलीगत परिष्कार अंतर्भूत है, रचना की गरिमा और उत्कर्ष का समुचित प्रभाव। कि रचना की गरिमा और उत्कर्ष का समुचित ये लॉन्जाइस ने उदात के 5 स्रोत बताए हैं। लॉन्जाइनस उदात के 3 अवरोधक मानते हैं, है ना? जो बाधा शब्द होता है, बाधा किस-किस को मानते हैं बाधक? शब्दाडंबर को मानते हैं, बालिशता को मानते हैं और मानते हैं भाव आडंबर को, ठीक है? जिसको इंग्लिश में समझ में आता है वो इंग्लिश में पढ़ लेना, भावाड़ा अब सब आप हिंदी पढ़ने वाले हैं तो हिंदी में ठीक है ना? आस्था, अनस्त, अनपेक्षित और अनुचित भावातिरेक भाव आडंबर है। जॉन ड्राइडन का नाम आता है, यहाँ से भी काफ़ी क्वेश्चन बनते थे। जॉन ड्राइडन कवि एवं नाटककार थे। इनकी प्रमुख कृति ऑफ ऑफ ड्रेमेट्री ऑफ ड्रेमेटी पोएज़ी, ठीक है? ये नाट्य काव्य था, 1668 ईस्वी में लिखा गया था। जॉन ड्राइडन को आधुनिक अंग्रेजी गद्य और आलोचना दोनों का जनक माना जाता है, ये ध्यान रख लेना, ठीक है? आधुनिक अंग्रेजी गद्य और आलोचना दोनों का जनक माना जाता है जॉन ड्राइडन को। ड्राइडन ने ऑफ ड्रेमेटिक पोएज़ी की रचना निबंध शैली में की जिसमें एक पात्र निएंडर, ठीक है? इसमें एक पात्र है निएंडर जो नया आदमी के नाम से है, इसकी भूमिका में ड्राइडन स्वयं उपस्थित है। ड्राइडन ने नाटक को मानव प्रकृति का यथातथ्य और जीवंत प्रतिबिंब माना है, ये पॉइंट याद रख लेना। ड्राइडन ने नाटक को मानव प्रकृति का यथातथ्य और जीवंत प्रतिबिंब माना है। आगे है ड्राइडन ने साहित्य के दो प्रयोजन आनंद और शिक्षा पर देते हुए लिखा कि कविता का मुख्य उद्देश्य आनंद है। आनंद के माध्यम से शिक्षा को कविता का साध्य बनाया जा सकता है। तो इसको याद रखना। आगे ड्राइडन ने काव्य सर्जन में प्रतिभा को सर्वाधिक महत्व देते हुए लिखा है कि उचित प्रतिभा प्रकृति का वरदान है। थोड़ी देर बाद आएंगे। उचित प्रतिभा क्या है? प्रकृति का वरदान है। विलियम वर्ड्सवर्थ का जन्म और मृत्यु की बात करें तो इनका जन्म हुआ था 1770 और 1850 में निधन हुआ था वर्ड्सवर्थ का। वर्ड्सवर्थ का प्रथम काव्य संग्रह है एन इवनिंग वॉक एंड डिस्क्रिप्टिव स्केचेस सन 1793 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था। ये वर्ड्सवर्थ का प्रथम काव्य संग्रह आपको याद रखना है एन इवनिंग वॉक एंड डिस्क्रिप्टिव स्केचेस, ठीक है? 1793 में आया। वर्ड्सवर्थ 1795 ईस्वी में कोलरिज के मित्र बने और उनके ही सह लेखन में लिरिकल लिरिकल बैलेट्स नामक कविताओं का प्रथम संस्करण सन 1798 ईस्वी में प्रकाशित करवाया था। तो लिरिकल बैलेट्स भी काफी बार पूछा जाता है, ये ध्यान रखना। लिरिकल बैलेट्स को स्वच्छंदतावादी काव्य आंदोलन का घोषणा पत्र माना जाता है। लिरिकल बैलेट्स के 4 संस्करण प्रकाशित हुए और उसकी भूमिका को वर्ड्सवर्थ की आलोचना का मूल माना जाता है। आगे वर्ड्सवर्थ ने कविता को परिभाषित करते हुए लिखा है, कविता प्रबल भावों का सहज उच्छलन है। ठीक है, वर्ड्सवर्थ ने कविता को परिभाषित करते हुए ये परिभाषा दी है, इसको याद रखना। वर्ड्सवर्थ ने काव्य भाषा के संबंध 3 मान्यताएं प्रस्तुत की हैं। काव्य में ग्रामीणों की दैनिक बोलचाल की भाषा का प्रयोग होना चाहिए। काव्य और गद्य की भाषा में कोई तात्विक भेद नहीं है। प्राचीन कवियों का भाव उद्बोध जितना सहज था, उनकी भाषा उतनी ही सरल थी। भाषा में कृत्रिमता और आडंबरवाद के कवियों की देन है। ठीक है? भाषा में जो कृत्रिमता है और आडंबर है, वो बाद के कवियों की देन है। बाद के मतलब पीछे जो कवि हुए हैं, उनकी देन है ये। वर्ड्सवर्थ का यह भी
वर्ड्सवर्थ का यह भी मानना है कि काव्य और गद्य में अंतर केवल छंद के कारण होता है। वर्ड्सवर्थ का ये भी मानना है कि काव्य और गद्य में अंतर जो होता है वो केवल छंद के कारण होता है। आगे नाम आता है यहाँ पर कोलरिज का। सैमर इनका जो पूरा नाम है वो याद रखना, सैमुअल टेलर कोलरिज का संक्षिप्त जीवन वृत्त देख लीजिए। जन्म मृत्यु 1772 से 1834। अगर आप चाहें तो इनके नोट्स बना लेना मेरे साथ-साथ में, पाश्चात्य काव्य शास्त्र में, ठीक है? और इसके बाद अगर आप चाहें आप टेलीग्राम चैनल जॉइन कर लेना, वहाँ पर इसकी पीडीएफ भी आपको मिल जाएगी, ठीक है? जन्म स्थान इंग्लैंड। और भी डीप में आपको इन चीज़ों को पढ़ना है ना, और भी डीप में बहुत काफ़ी बड़े नोट्स थे ये, तो मैंने यहाँ पर छोटा-छोटा लिया है, तो भी आप पेड बैच में पढ़ सकते हो, ठीक है? हिंदी साहित्य के साथ वहाँ पर पढ़ाया जाएगा। आगे है जन्म स्थान आपका इंग्लैंड था कोलरिज का। प्रमुख ग्रंथ है बायोग्राफिया लिटरेरिया। आपका ये ग्रंथ है। कोलरिज की अन्य महत्वपूर्ण गद्य रचनाएँ कौन-सी हैं? तो द फ्रेंड 1817, एड्स टू रिफ्लेक्शन 1825, चर्च एंड स्टेट 1830, कन्फेशंस ऑफ एन इंक्वायरिंग स्पिरिट 1840 ईस्वी। आगे है कोलरिज प्रत्ययवादी थे, जैसे कि प्लेटो हमने देखे थे ऊपर प्रत्ययवादी थे, कोलरिज भी थे, और उनकी काव्य संबंधी धारणा जैववादी सिद्धांत पर आधारित है। कोलरिज के अनुसार कोलरिज कविता की क्या परिभाषा देते हैं? तो कविता रचना का वह प्रकार है जो वैज्ञानिक कृतियों से इस अर्थ में भिन्न है कि उसका तात्कालिक प्रयोजन आनंद है, सत्य नहीं, और रचना के अन्य सभी प्रकारों से उसका अंतर यह है कि संपूर्ण से वही आनंद प्राप्त होना चाहिए जो उसके प्रत्येक अवयव से प्राप्त होने वाली स्पष्ट संतुष्टि के अनुरूप हो। आगे नाम आता है यहाँ पर क्रोचे का। क्रोचे का संक्षिप्त जीवन वृत्त देख लीजिए। जन्म मृत्यु है 1866 से 1952। जन्म स्थान है इटली। पुस्तक का नाम है एस्थेटिक। भाषा है आपकी इतावली। अंग्रेजी अनुवादक कौन थे? डगलस एंसले, ठीक है? डगलस एंसले थे, ये याद रखना। आपकी जो पुस्तक है, पुस्तक में इतावली का प्रयोग किया गया था, लेकिन डगलस एंसले ने अंग्रेजी में अनुवाद किया। क्रोचे ने सर्वप्रथम 1900 में अपना निबंध एस्थेटिक एज द साइंस ऑफ एक्सप्रेशन एंड जनरल लिंग्विस्टिक लिखा था। ये ध्यान रखना है, क्रोचे ने सबसे पहले 1900 में अपना निबंध लिखा एस्थेटिक एज द साइंस ऑफ एक्सप्रेशन एंड जनरल लिंग्विस्टिक। इसी निबंध का विस्तृत रूप एस्थेटिक 1902 ईस्वी में लिखा गया था। क्रोचे ने सन 1902 ईस्वी में ला क्रितिका पत्रिका का प्रकाशन किया, ये ध्यान रखना। ये क्रोचे ने सन 1902 में ला क्रितिका ये पत्रिका का भी प्रकाशन किया है, ठीक है? हमारे हिंदी साहित्य में बहुत सारी पत्रिका हमें देखने को मिलती हैं। यहाँ पर अभी पहली मिली है, देख लेना। क्रोचे के अन्य महत्वपूर्ण पुस्तक निम्न है। कौन-कौन से? न्यू एसेज ऑन एस्थेटिक 1920 में लिखा गया। डिफेंस ऑफ पोएट्री 1933 ईस्वी में लिखा गया। क्रोचे के एस्थेटिक के 2 भाग हैं। प्रथम भाग कौन-सा है? तो इसमें सौंदर्य शास्त्र का सैद्धांतिक विवेचन है, और जो द्वितीय भाग है इसमें सौंदर्य शास्त्र का इतिहास है। एस्थेटिक शब्द की उत्पत्ति ग्रीक के आइस्थेसिस या आइस्थेटिकोस शब्द से हुई है, जिसका अर्थ होता है इंद्रिय प्रत्यक्ष या इंद्रिय ग्राह्य ज्ञान, ठीक है? इंद्रिय ग्राह्य ज्ञान। क्रोचे प्रत्ययवादी दार्शनिक थे, ये आत्मवादी भी माने जाते हैं प्लेटो के तरह ही। क्रोचे के अभिव्यंजनावाद की प्रमुख विशेषताएं निम्नलिखित हैं। तो क्रोचे ने अभिव्यंजनावाद का प्रवर्तन किया था, ये आप सभी जानते होंगे, ठीक है? तो अंतः प्रज्ञा अभिव्यंजना और कला में अवैध संबंध है। अभिव्यंजना आत्मिक क्रिया है। प्रत्येक अंतः प्रज्ञा कला है और प्रत्येक कला अंतः प्रज्ञा है। कला वस्तु में नहीं होती बल्कि वस्तु द्वारा अभिव्यक्त रूप में होती है। कला आंतरिक होने के साथ ही अखंड होती है। ये आपके अभिव्यंजनावाद से संबंधित हैं। क्रोचे का कहना है कि कलाकार में सौंदर्य की उत्पत्ति होती है और भावक में सौंदर्य की पुनरुत्पत्ति होती है। अर्थात सृष्टा कलाकार सौंदर्य का भाग ही होता है। ठीक है? थॉमस स्टर्न्स एलियट, ये आपका पूरा नाम है, याद रखना। जीवन की बात करें तो 1888 से 1965। जन्म स्थान रहा है अमेरिका। निदेशक कौन थे? फेवर एंड फेवर। संपादक थे दी क्राइटेरियन। और पुरस्कार और रचना जो नोबेल द वेस्टलैंड, ठीक है? नोबेल 1948 ईस्वी में लिखे ये पुरस्कार मिला था आपको 1948 ईस्वी में नोबेल, और रचना का नाम है द वेस्टलैंड। एलियट की प्रमुख समालोचनात्मक कृतियाँ निम्नलिखित हैं। द सेक्रेड वुड, ये बुक तो बहुत बार पूछी है ना? ये जो पोस्ट ग्रेजुएशन वगैरह में भी ये बुक्स आती हैं। होमेज टू जॉन ड्राइडन 1924, लेकिन इंग्लिश में आती है ना, शायद आपने इंग्लिश में होगी। एलिजाबेथेन एसेज द यूज़ ऑफ पोएट्री एंड द यूज़ ऑफ क्रिटिसिज्म 1933। सेलेक्टेड एसेज 1934। ठीक है? तो ये एलियट की कुछ पुस्तकें हैं, इनको याद रखना। आगे और भी हैं। एसेज एंसेट एंड मॉडर्न 1936। नॉलेज एंड
नॉलेज एंड एक्सपीरियंस शोध प्रबंधन। आगे एलियट के गुरु का नाम याद रखना आयरविंग बेविट और जॉर्ज सांतायाना। ठीक है, एलियट के गुरु का नाम ये भैया इतना मतलब 2 नाम है यहाँ पर याद रखना। एलियट की आलोचना का मूल आधार लेख ट्रेडिशन एंड द इंडिविजुअल टैलेंट यानी कि परंपरा और व्यक्तिक प्रज्ञा दी सेक्रेड वुड में संकलित है। आगे आता है एलियट ने अपनी आलोचना को निजी काव्य कर्मशाला का उपजात यानी कि बाई प्रोडक्ट या काव्य निर्माण के प्रसंग में अपने चिंतन का विस्तार कहा है। एलियट के अनुसार कार्यत्री और भावित्री प्रतिभा परस्पर पूरक हैं। साथ ही कहा है कि आलोचक और सर्जक प्राय एक ही व्यक्ति को होना चाहिए। ठीक है, आलोचक और सर्जक सर्जक यानी कि कवि एक ही व्यक्ति को होना चाहिए। ईवर आर्मस्ट्रॉन्ग रिचर्ड्स को अंग्रेजी साहित्य में प्रथम बार व्यापक और व्यवस्थित सौंदर्य शास्त्र के निर्माण का श्रेय दिया जाता है। यहाँ पर ये वन लाइनर के रूप में है, रिचर्ड्स का नाम आया है ना? 1893 से 1979 तक आपका जीवन रहा है और इनको अंग्रेजी साहित्य में पहली बार व्यापक और व्यवस्थित सौंदर्य शास्त्र के निर्माण का श्रेय दिया जाता है। आगे रिचर्ड्स ने सौंदर्य को वस्तुनिष्ठ नहीं मान करके पाठक या दर्शक दर्शक पर पड़ने वाले प्रभाव के रूप में देखने का आग्रह किया। अर्थात सौंदर्य की स्थिति किसी वस्तु में नहीं बल्कि पाठक या दर्शक के मन पर पड़ने वाले उसके प्रभाव में होती है। रिचर्ड्स के कुछ ग्रंथ हैं द प्रिंसिपल्स ऑफ लिटरेरी क्रिटिसिज्म 1924 ईस्वी, प्रैक्टिकल क्रिटिसिज्म 1929 ईस्वी, साइंस एंड पोएट्री बहुत बार क्वेश्चन पूछे गए हैं इनकी पुस्तकों से 1926 ईस्वी, दी फिलॉसफी ऑफ रेटोरिक 1936 ईस्वी। रिचर्ड्स ने आलोचना के 2 भेद किए हैं, आलोचनात्मक इसमें अनुभूति के मूल्य का वर्णन होता है और प्राविधिक इसमें अनुभूति के साधनों का वर्णन होता है। रिचर्ड्स आलोचना को मनोविज्ञान की एक शाखा मानते हैं। जो रिचर्ड्स हैं वो आलोचना को क्या मानते हैं? मनोविज्ञान की एक शाखा मानते हैं। रिचर्ड्स मूल्य और अनुभूति में कोई भेद नहीं मानते, अर्थात जीवना अनुभूति और काव्य अनुभूति दोनों पर्याय मानते हैं। रिचर्ड्स की आलोचना के 2 मूल आधार स्तंभ हैं, मूल्य सिद्धांत और संप्रेषण सिद्धांत। मूल्य सिद्धांत कोई भी वस्तु जो इच्छा को संतुष्ट करे मूल्यवान है या विभिन्न जटिल रूपों में भावना और इच्छा की संतुष्टि की क्षमता क्या होती है? मूल्य होती है ना? ये मूल्य सिद्धांत से संबंधित है। संप्रेषण सिद्धांत में संप्रेषण का अर्थ ना तो अनुभूति का यथावत अंतरण है और ना 2 व्यक्तियों के बीच अनुभूति का तादात्म्य है, बल्कि कुछ अवस्थाओं में विभिन्न मतों की अनुभूतियों के अत्यंत समानता ही संप्रेषण है मनों की, ठीक है? आगे रिचर्ड्स ने लिखा भी है कि नैतिकता सिर्फ दुनियादारी है और आचार संहिता इष्ट सिद्धि की सामान्यतम व्यवस्था की अभिव्यक्ति है। रिचर्ड्स आवेगों की शांति द्वारा संतुलित विश्रांति को काव्य का प्रयोजन मानते हैं, साथ ही आनंद को प्रयोजन में कोई स्थान नहीं देते हैं। ठीक है? रिचर्ड्स के अनुसार अर्थ के 4 प्रकार हैं, मुख्यार्थ, भावना, वचन, भंगी और उद्देश्य। ठीक है? सेंस, फीलिंग, टोन और इंटेंशन। तो यहाँ पर हमारे पाश्चात्य काव्य शास्त्र के ये कुछ नोट्स मैंने आपको बता दिए, कुछ कंटेंट दे दिया है। अब कल मैं आपको इसके भारतीय काव्य शास्त्र और भारतीय काव्य शास्त्र को अगर आपको ऐसे ही नोट्स में पढ़ना है, तो वो मैं आपको पढ़ा चुकी हूँ, सारे संप्रदाय, सिद्धांत वगैरह सब कुछ, ठीक है? छंद, अलंकार थोड़ा-थोड़ा सब कुछ पढ़ा दिया है। मतलब आप का भारतीय काव्य शास्त्र की प्लेलिस्ट बनी हुई है, वहाँ पर देख लेना। पाश्चात्य काव्य शास्त्र की प्लेलिस्ट उसी में जुड़ जाएगा और वहाँ पर आप अब आगे आपको इसके थोड़े से जो है एमसीक्यू वगैरह मैं करवा दूँगी, वन लाइनर करवा दूँगी, ठीक है? वन लाइनर तो हो ही गए।